मैं यहां आपके समक्ष आई हूं एक ऐसा हत्याकांड 2022 में जिसने ना सिर्फ उत्तराखंड को बल्कि समूचे देश को झकझोर दिया था। एक भावुक करने वाला वो पल था, आप सब विदित होंगे, अंकिता भंडारी हत्याकांड से। 30 मई को अंकिता भंडारी हत्याकांड में लोअर कोर्ट कोटद्वार ने अपना फैसला सुनाया। 2 साल 9 महीने चलने वाली सुनवाई का फैसला आया, जिसमें मुख्य आरोपी और उसके साथ 2 सह आरोपियों को कठोर आजीवन कारावास के साथ साथ मुख्य आरोपी को 72,000 और दोनों सह अभियुक्तों को 62,000 की पेनल्टी पड़ी है। न्यायालय का जो भी फैसला है हम उसका स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं, क्योंकि हम कांग्रेसमैन न्यायपालिका को सर्वोपरि मानते हैं, क्योंकि न्यायपालिका को सर्वोच्च स्थान दिया है संविधान ने, और संविधान का अवमानना या अपमान करने की तो हम सोच भी नहीं सकते। तो न्यायपालिका का ये जो फैसला आया है वो शर्मा थे, लेकिन साथ ही साथ हम ये जोड़ना चाहते हैं कि ये फैसला अधूरा है, इसलिए क्योंकि न्यायपालिका ने तो न्याय किया, उनके समक्ष जितने भी सबूत और तथ्य प्रस्तुत किए गए उन्होंने उसकी बिना पर जो फैसला दिया वो अपने आप में नजीर है। लेकिन उन सबूतों का क्या जो पूरी तरह से नष्ट कर दिए गए, ध्वस्त कर दिए गए। आज मैं उन्हीं के विषय में आपके द्वारा, आपके माध्यम से जो गूंगी बहरी धृतराष्ट्र बनी हुई उत्तराखंड की और केंद्र की सरकार है, 2022 से लगातार जो मामले में लीपापोती करने का प्रयास कर रही है, वो सारे सबूतों के बारे में सिलसिलेवार आपसे बात करना चाहती हूं, क्योंकि न्यायालय के समक्ष ये सबूत रखे ही नहीं गए। पहले दिन से इसको अंडर द कार्पेट पुश करने की कोशिश की गई। जो अंकिता के साथ हुआ वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था, उसको रोका नहीं जा सका, लेकिन अब जो अंकिता और अंकिता के माता पिता के साथ हो रहा है उसको रोका जा सकता है, लेकिन उसके लिए एक संवेदनशील, एक दिल रखने वाली सरकार चाहिए। मैं शुरुआत से अगर बात करूं तो अंकिता भंडारी श्रीकोट पौड़ी जिले की रहने वाली एक छोटे से गांव से आती है वो बच्ची, और 19 साल की उम्र में वो अपनी उम्र से ज्यादा परिपक्व हो जाती है, इसलिए क्योंकि घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। ये पता चलता है उस चिट्ठी से जो उसने अपनी मां को लिखी कि मैं रिसेप्शनिस्ट की नौकरी पा गई हूं वनंतरा रिजॉर्ट ऋषिकेश में, और पहली सैलरी जब आएगी मां तो मैं घर की टपकती छत ठीक कराऊंगी। तो आप सोच सकते हैं कि किस यातना से वो परिवार गुजर रहा था और किस मजबूरी में उन्होंने अपनी छोटी सी बच्ची को दहलीज पार करने के लिए इजाजत दी होगी। बहुत आसान नहीं है उत्तराखंड में। उत्तराखंड का व्यक्ति बहुत स्वाभिमानी होता, वो नमक के साथ रोटी खा लेगा, लेकिन अपनी बच्चियों को बाहर काम पर नहीं भेजता। इनको भेजना पड़ा, इनकी मजबूरी थी। मैं वनंतरा रिजॉर्ट के बारे में अगर बात करूं तो वनंतरा रिजॉर्ट का मालिक है विनोद आर्या, जो भाजपा का पूर्व राज्य मंत्री है, दिग्गज नेता है। उस विनोद आर्या का पुत्र है मुख्य आरोपी पुलकित आर्या, और ये जो रिजॉर्ट है वनंतरा रिजॉर्ट, ये अवैध रूप से निर्माण इसका हुआ है। निशंक सरकार में ये भूमि विनोद आर्या को लीज में दी गई थी आयुर्वेदिक दवाखाना, ड्रग फैक्ट्री खोलने के लिए। दवाखाना तो खुला नहीं, वनंतरा रिजॉर्ट खुल गया, और वनंतरा रिजॉर्ट जैसे असंख्य रिजॉर्ट खुले हुए हैं उत्तराखंड में। थाईलैंड बनने की पूरा प्रयास चल रहा है उत्तराखंड को। तो विनोद आर्या जो दर्जाधारी मंत्री थे, दायित्वधारी मंत्री थे भाजपा की सरकारों में, उनके पुत्र पुलकित आर्या और उसके 2 दोस्त सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता ने इस कृत्य को अंजाम दिया। तो आप सोच सकते हैं वो अंकिता जो जिसकी आंखों ने अपने सपने देखने ही अभी शुरू किए थे, पहली सैलरी उठाना तो दूर की बात, 12-13 दिन के अंदर नौकरी एक रिसेप्शनिस्ट के तौर पर वो ज्वाइन करती है और 12-13 दिन के अंदर मौत के घाट उतार दी जाती है। यह सिलसिला शुरू हुआ 18 सितंबर को, जब मिसिंग हुई, अंकिता लापता हुई रहस्यमय तरीके से, और 19 तारीख को भी उसके पिता पटवारी के पास, जो कि रेवेन्यू के सब इंस्पेक्टर होते हैं, पटवारी के पास गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाने जाते हैं। पटवारी बेरंग वापस लौटा देता है। 20 को फिर रिपोर्ट लिखाने जाते हैं और 20 को रेवेन्यू पुलिस ये मामला अपने पास लेती है। 20 और 21 को ये मामला रेवेन्यू पुलिस के पास रहता है, 22 को ये रेगुलर पुलिस को दे दिया जाता है। और बहुत सारे खुलासे अंकिता के व्हाट्सएप चैट से मिलते हैं, जहां 17 सितंबर को, यानी कि गायब होने के एक दिन पहले, वो अपने एक दोस्त पुष्प को लिखती है कि यहां तो देह व्यापार होता है, मैं तो गलत जगह फंस गई, और ये मुझसे किसी तथाकथित वीआईपी को एक्स्ट्रा सर्विस देने के नाम पर
मुझ पर दबाव डाल रहे हैं और 10,000 रुपया मुझे उसके लिए पेशकश कर रहे हैं। और वो ये भी लिखती है कि मैं घुटने नहीं टेकूंगी, मैं इस दबाव के आगे नहीं झुकूंगी, मैं ये काम करने, ये गंदा काम करने यहां नहीं आई थी। तो ये सारी बातों का खुलासा उसकी व्हाट्सएप चैट से होता है। तो 18 को वो गायब होती है, 19 को पिता को लौटा दिया जाता है, 20 को रेवेन्यू पुलिस, 22 को रेगुलर पुलिस, 24 को यानी कि 6 दिन बाद अंकिता का शव मिलता है चीला नहर से। उसको नहर में फेंक दिया गया था। 6 दिन बाद शव मिलता है, लेकिन आप सुनकर हतप्रभ रह जाएंगे। 23 सितंबर को रात 9-10 बजे वहां की यमकेश्वर की स्थानीय विधायक रेणु बिष्ट अपनी अगुवाई में, वो फेसबुक लाइव में साफ दिखाई पड़ रही है और मैं अंत में आपको वीडियो सुनाऊंगी रेणु बिष्ट का, जिसमें वो स्वीकार कर रही हैं कि उनको बुलडोजर चलाने का आदेश मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मिला है। तो शव भी नहीं मिला बच्ची का कि वही पोर्शन वनंतरा रिजॉर्ट का उसी पोर्शन। अब आप मुझे बताइए, एक आम आदमी के लिए क्राइम स्पॉट के साथ छेड़छाड़ करना आसान है क्या? अलाउड है क्या? क्या यह जघन्य अपराध नहीं है कि जो सील हो गया हो, जहां क्राइम हुआ हो, जहां बच्ची की हत्या हुई हो, उसके साथ दुष्कर्म हुआ हो, उसके साथ छेड़खानी तो छोड़िए, उतना ही पोर्शन जितने में वो रहती थी उस पोर्शन को बुलडोजर से मैडम एमएलए साहब डिस्ट्रॉय कर देती हैं अपनी प्रेजेंस में, अपनी उपस्थिति में, और उसके बाद धन्यवाद ज्ञापित करती हैं, एक वीडियो रिलीज करती हैं धन्यवाद करने का। वो वीडियो मैं अंत में सुनाऊंगी क्योंकि उससे क्रम टूटता है। और यह है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का 24 तारीख का सुबह 9 बजे किया हुआ ट्वीट। मैं इसको कोट अनकोट करके आपको सुनाना चाहती हूं। सुबह 9 बजे वो ट्वीट करते हैं, आरोपियों के गैर कानूनी रूप से बने रिजॉर्ट पर बुलडोजर द्वारा कार्रवाई भी कल देर रात कर दी गई है। हमारा संकल्प है कि इस राज्य में जघन्य अपराध के दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। अब बुलडोजर चलाने के लिए इनसे किसने कहा और क्यों आनन फानन में बुलडोजर चलाया गया, ये यक्ष प्रश्न है। पर दूसरा सबूत, 17 दिन के गैप में 2 बार आग लग जाती है पुलिस कस्टडी में होने के बावजूद इसी रिजॉर्ट में। अंकिता भंडारी का जो बिस्तर था जिसमें वो सोती थी, उस बिस्तर को स्विमिंग पूल में डाल दिया गया ताकि फोरेंसिक जांच में कुछ निकल कर ना आए। आप सोच सकते हैं पुलिस की कस्टडी में वो रिजॉर्ट है, सबके लिए सील है, लेकिन उन दिनों की वारदात अगर हम बताएं, क्योंकि हम लोग बहुत पैनी नजर बनाए हुए थे हर घटनाक्रम पर, उन दिनों चाहे बड़ा पत्रकार हो, छोटा पत्रकार हो, या स्वयंभू पत्रकार हो, या कोई भी आम पब्लिक हो, वो सेल्फी स्टिक लेकर चहलकदमी कर रही थी रिजॉर्ट की, और कोई खून के धब्बे जमीन पर दिखा रहा था, तो कोई उजड़ा हुआ बुलडोजर से ध्वस्त किया हुआ रिजॉर्ट दिखा रहा था। तो अलाउड फॉर ऑल, नो मैन्स लैंड बना हुआ था वो। सवाल मैं सिर्फ आपसे ये पूछना चाहती हूं कि क्या ये सब लोग कानून से ऊपर हैं कि ये क्राइम स्पॉट के साथ खिलवाड़ कर सकते हैं? और आप देखिए कितनी प्रचार के लिए भूखी है ये भाजपा कि उधर फैसला आया भी नहीं था कि धाकड़ धामी के पेज से ये पोस्टर लॉन्च हो जाता है जिसमें कि पूरा का पूरा श्रेय धामी जी को दे दिया जाता है इस कठोर आजीवन कारावास के लिए। और झूठ का पुलिंदा है ये पोस्टर, क्योंकि इसकी पहली लाइन कहती है घटना के 24 घंटे के भीतर आरोपियों को भेज दिया गया जेल, जो कि खालिस झूठ है। 18 को लापता होती है बच्ची और 23 सितंबर को 6 दिन बाद वो गिरफ्तार होते हैं। इसमें कहा गया है कि परिजनों की मांग पर 3 बार बदले गए सरकारी वकील, नहीं, सिर्फ एक बार जितेंद्र रावत बदल के अवनीश नेगी दिए गए। और यह कहा गया है कि दिवंगत बेटी के भाई और पिता को दी गई सरकारी नौकरी। और आप सोचिए कि इस पोस्टर रिलीज के 6 घंटे के भीतर अंकिता के पिता ने वीडियो रिलीज किया है जिसमें उन्होंने पूछा है, धामी जी मेरी किस विभाग में नौकरी है, मुझे तो बता देते। तो इतने बड़े बड़े झूठ आप अपने मुख्यमंत्री के पेज से चला रहे हैं और प्रचार के इतने भूखे हैं कि एक तरफ बच्ची के साथ न्याय हुआ नहीं कि आप उसको उस प्रचार को नोचने खसोटने पहुंच गए। अभी अलका मैम बोल रही थी और मेरा गला सूख रहा था उन डाटाओं से, और बिल्कुल सही बात है, अक्षरशः शब्दशः मैं इस बात से सहमत हूं कि आज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारा नहीं रह गया, उसकी कोई सार्थकता नहीं रह गई। आज तो भाजपाइयों से बेटी बचाओ ये नारा ज्यादा सार्थक हो गया। इन्होंने पूरे देश की बात करी, मैं अपने उत्तराखंड की आपको बात बताती हूं। एनसीआरबी कहता है 9 हिमालयी राज्यों में उत्तराखंड महिला अपराध में सर्वोपरि है, नंबर 1 है। उसके अलावा 6 महीने की अगर मैं घटनाएं आपको बताऊं, मात्र पिछले 6 महीने की बता रही हूं,
चंपावत का भाजपा का मंडल अध्यक्ष कमल रावत नाबालिग के साथ खेतों में छेड़छाड़ दुष्कर्म, जेल के अंदर है। सल्ट का मंडल अध्यक्ष भगत सिंह बोरा जेल के अंदर है, फिर नाबालिग के साथ दुष्कर्म। इनका दुग्ध संघ का लाल कुआं का अध्यक्ष दिग्गज नेता भाजपा का मुकेश बोरा विधवा मां और उसकी 12 साल की बच्ची के साथ सेक्सुअल मॉलेस्टेशन और हैरेसमेंट के केस में पॉक्सो एक्ट में जेल के अंदर बंद है। और तो और आप सोचिए, उससे दुग्ध संघ का वो कार्यभार तक वापस नहीं लिया गया, वो जेल के अंदर बोर्ड मीटिंग कर रहा है। क्या छाती पर बीतती होगी उस विधवा मां की और उस बच्ची की, जो अपने आरोपी को जेल के अंदर ये वीआईपी सुविधा मिलते हुए देख रहे हैं कि वो बोर्ड मीटिंग कर रहे हैं एज दुग्ध संघ अध्यक्ष। कहानी यहां पर समाप्त नहीं होती। हरिद्वार बहादुराबाद के भाजपा के ओबीसी प्रकोष्ठ के सदस्य आदित्य राज सैनी 13 साल की बच्ची के साथ गैंगरेप करते हैं और मौत के घाट उतार देते हैं। उसके बाद होली के दिन इनका रुद्रपुर का वार्ड नंबर 6 से पार्षद शिव कुमार गंगवार 2 महिलाओं के साथ सेक्सुअल हैरासमेंट, सेक्सुअल मोलेस्टेशन करता है, जिसमें से एक नाबालिग है। और ये मैं केवल 6 महीने का बता रही हूं। अगर हम पीछे जाएं तो पीछे इनका संगठन महामंत्री भाजपा का उत्तराखंड का संजय कुमार रातों रात बैकडोर से भगा दिया गया, क्योंकि भाजपा की ही महिला कार्यकर्ता ने उसके ऊपर 3 साल तक यौन उत्पीड़न के आरोपी नहीं लगाए, वीडियो और ऑडियो वायरल कर दिए। आपसी बातचीत के कोई चारा नहीं बचा भाजपा के पास। उसको पेनलाइज करने के बजाय, उसको सजा देने के बजाय आधी रात को उसको बेदखल कर दिया उत्तराखंड से। और उस पूरे केस में वो जब पीड़िता महानगर अध्यक्ष और प्रदेश प्रवक्ता विनय गोयल के पास जाती है, उन्हीं की महिला कार्यकर्ता की संगठन महामंत्री ने मेरा उत्पीड़न किया 3 साल, तो आप जानते हैं विनय गोयल क्या कहते हैं? प्रचारकों की भी शारीरिक नीड होती है। ये विनय गोयल के शब्द हैं, आप गूगल करिएगा आपको मिल जाएंगे, जो कि वहां के समाचार पत्रों में बड़े बड़े अक्षरों में छपे थे कि भाजपा का देहरादून का महानगर अध्यक्ष, तत्कालीन महानगर अध्यक्ष, 2018-19 की घटना है, वो कहता है प्रचारकों की भी शारीरिक नीड होती है। और यही नहीं रुकता, वो कहता है अच्छे घर की महिलाएं राजनीति में मेंटली प्रिपेयर होकर आनी चाहिए। वो कहता है अच्छे घर की महिलाएं राजनीति में आती नहीं, और जो आती हैं वो मेंटली प्रिपेयर होकर आती हैं कि उनके साथ ये सब होगा। ये मानसिकता है भाजपा की। इनका द्वाराहाट का पूर्व विधायक है महेश नेगी, उसके ऊपर एक वही द्वाराहाट की महिला आरोप लगाती है कि मेरी ये 2 साल की जो बच्ची है ये विधायक महेश नेगी की है, डीएनए जांच करा लीजिए, नहीं निकली तो सूली पर टांग दीजिएगा। आज 6 साल बाद डीएनए जांच तो नहीं हुई भाई साहब, लेकिन महेश नेगी को क्लीन चिट मिल गई। ये हालात हैं उत्तराखंड के। इसीलिए मैंने कहा कि इनकी बात से मैं अक्षरशः सहमत हूं कि आज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नहीं, आज भाजपाइयों से बेटियां बचाने की जरूरत है। क्योंकि उत्तराखंड में तो ये जो दुष्कर्म और बलात्कार तो छोड़िए, किसी तरह का कोई अपराध हो रहा हो उसमें संलिप्तता डबल इंजन वाली धाकड़ धामी की सरकार की जरूर, कार्यकर्ताओं की जरूर है। चाहे भ्रष्टाचार हो रहा हो, चाहे भर्ती घोटाले हो रहे हो, चाहे बलात्कार हो रहे हो, चाहे नाबालिगों के साथ दुष्कर्म हो रहा हो, हर जगह भाजपा व्याप्त है।